हेलो एवरीवन, मैं हूं रंजित सर। आप सभी के समक्ष एक नए सेशन के साथ फिर उपस्थित हुआ हूं। मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज फिर मैं भारत के संविधान की विकास यात्रा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो दो अधिनियम बचे हुए हैं उसमें से भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में जिक्र करूंगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 जिस परिस्थितियों में लाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो परिस्थितियां थी कि हम लोग देखे थे 1919 के भारत सरकार अधिनियम, जिसको मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, उस अधिनियम के बाद भारत की राजनीतिक परिस्थितियां काफ़ी बदल चुकी थी। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन, उसके बाद 1923 ईस्वी में आपका स्वराज पार्टी की स्थापना, फिर साइमन कमीशन का आना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सारी जो घटनाएं थी, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, इन सारे घटनाओं से भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो चरम सीमा पर पहुंच चुका था। भारत के लोग भारत के शासन में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी की मांग कर रहे थे, जिसकी पूर्ति नहीं होने के कारण सविनय आंदोलन जो काफ़ी जोर शोर से छेड़ा गया था, उसी के परिणाम स्वरूप गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 में हुआ था लंदन में, आप लोग जानते हैं। और इस गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद भारतीयों को काफ़ी निराशा लगा था। फाइनली भारत सरकार ने कानून बनाकर फिर से कानून लाया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 कहते हैं। ये जो अधिनियम था, इसे भारत के संविधान को एक मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। कह सकते हैं यह अधिनियम भारत का एक मिनी संविधान था, क्योंकि भारत के संविधान में 1935 ईस्वी के जितने भी प्रावधान थे, उनमें से 75% प्रावधानों को भारतीय संविधान के प्रावधान में शामिल किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद जो अगला अधिनियम आएगा वो होगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है ना, जिसको लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और उस योजना के माध्यम से वो अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान नामक दो राष्ट्र अलग हुए थे और उनका विभाजन हुआ था। फिर आपका भारत एक स्वतंत्र देश बना था और पाकिस्तान भी एक स्वतंत्र देश बना था। तो ये दो अधिनियम रह गया है इस टॉपिक के अंतर्गत, जिसमें हम लोग आज भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधानों को देखेंगे, ठीक है। तो ये अधिनियम ला करके सबसे पहले क्या मतलब, सबसे जो महत्वपूर्ण प्रावधान था वो था कि इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता दिया गया या स्वायत्त किया गया, स्वायत्तता प्रदान किया गया। मतलब प्रांतीय शासन जो था, अभी तक हम लोग 1919 का अधिनियम में देखे थे कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। द्वैध शासन का मतलब है कि प्रांतों में जो प्रशासनिक विषय थे, उनमें से महत्वपूर्ण विषय अंग्रेजों ने अपने पास रखा था और जिम्मेदारी पूर्ण जो विषय होते थे वो भारतीय नेताओं को सौंपा था। जैसे देश की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भारतीय नेताओं को था, पर सेना का जो पावर था वो अंग्रेज अपने पास में रख लिए थे। देश के कृषि को विकास करने की जिम्मेदारी भारतीय नेताओं के पास में था, पर सिंचाई विभाग अंग्रेज अपने पास रख लिए थे। इस तरह प्रांतों में जो द्वैध शासन था, ठीक है ना, उसको समाप्त करके क्या किया गया, प्रांतों को स्वतंत्र कर दिया गया। मतलब प्रांत में जो सरकार का गठन होगा वो यहाँ के लोकल लोग वहाँ की सरकार बनाएंगे और उनको नीतियों को निर्माण करने का, कानून बनाने का, अपने राज्य के विकास करने का संपूर्ण अधिकार होगा। तो प्रांतों को स्वायत्तता दिया गया, प्रांतीय स्वतंत्रता प्रदान किया गया किस अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो प्रश्न बनेंगे। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया किस अधिनियम के द्वारा, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान किया गया किस अधिनियम के द्वारा, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। अगले प्रावधान की तरह आते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया, ठीक है। केंद्र के शासन में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई और प्रशासनिक विषयों को आपको एक हस्तांतरित और एक आरक्षित विषयों में बांटा गया। यही प्रक्रिया जो प्रांतों में हुआ था वो प्रक्रिया अब कर दिया गया केंद्र में। तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना
करके प्रशासनिक विषय को हस्तांतरित और आरक्षित ये दो विषयों में इनको शामिल किया गया। ठीक है ना। हस्तांतरित विषय भारतीयों के पास में रहा और आरक्षित विषय जो था ये आपको अंग्रेजों के पास में रहा। फिर वही कहानी जो प्रांतों में था वही इसमें भी अपनाया गया। मेन जो विषय थे, वित्त विभाग, रक्षा विभाग, सेना विभाग, रेलवे विभाग, ये सब अंग्रेज अपने पास में रखे। कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, ठीक है ना, ये सब भारतीयों को दे दिया गया। तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? द्वैध शासन मतलब दोहरी शासन व्यवस्था। ठीक है ना। भारत के नेता लोग जो थे मुख्य प्रशासक होते थे जनता की नजर में, पर पावर अंग्रेजों के पास में होता था। पावर नहीं छोड़ते थे अंग्रेज। पावर देंगे नेता को तब तो नेता कुछ विकास का काम करेगा। तो इस प्रकार से केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, दोहरी शासन व्यवस्था, द्वैध मतलब दोहरी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई किस अधिनियम के द्वारा? 1935 का अधिनियम के द्वारा। अब प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल का भी गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है ना। अभी तक हम लोग देखे थे कि केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल था। द्विसदनीय का मतलब होता है एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ठीक है। तो राज्यसभा और लोकसभा का कंसेप्ट केंद्र में था, अब प्रांत में आ गया। प्रांत में क्या हो जाएगा? एक विधान परिषद होगा और एक विधानसभा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि भारत के 8 राज्यों में अभी वर्तमान में टोटल ये कंडीशन है। तो प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था किया गया किस अधिनियम के द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है ना। अगला जो प्रावधान है, आरबीआई का गठन किया गया। आरबीआई मतलब इंडियन रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के गठन का प्रावधान इसमें किया गया। ठीक है ना। तो किस अधिनियम के द्वारा भारत में एक रिजर्व बैंक, एक केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया था? आप लोग ध्यान रखेंगे 1935 के अधिनियम के द्वारा। हालांकि ये 1948 ईस्वी में फाइनली अस्तित्व में आया भारत में, जब भारत आजाद हुआ था तब। ठीक है। उसके बाद एक संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। संघीय न्यायालय मतलब वैसा न्यायालय जो पूरे भारत के लिए, ठीक है ना, कानूनी प्रक्रिया को संभालेगी या कानूनी प्रक्रिया का ध्यान रखेगी, कानूनी प्रक्रिया में अपना निर्णय देगी। ये फाइनली 1937 ईस्वी में स्थापित हुआ। 1935 में प्रावधान आया। 1937 में संघीय न्यायालय मतलब पूरे देश के लिए, जिसको हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। इससे पहले 1773 के एक में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, पर उसका क्षेत्राधिकार जो था वो पूरे देश के लिए नहीं था, ध्यान रखना है। एक संघीय रेलवे प्राधिकरण का गठन किया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा, और यह प्राधिकरण रेलवे का विकास का जिम्मेदारी इसको दिया गया, जिसके माध्यम से आप लोग जानते हैं, ठीक है, कि भारत में एक रेलवे का अलग विभाग बनाया गया। उसके बाद अगला जो प्रावधान है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है। अभी तक हम लोग अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से भारत में जो भी वैधानिक काम हो रहा था, अब प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली मतलब जनता डायरेक्ट अपनी प्रतिनिधियों को जनता चुनाव में भाग ले सकती है। इसी को कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। जहां जहां जिस चुनाव प्रणाली में जनता डायरेक्ट वोट करती है उसी को कहा जाता है डायरेक्ट वोटिंग, मतलब जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना। तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया इस अधिनियम के माध्यम से। ठीक है। उसके बाद है अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, ऑल इंडिया फेडरेशन। अखिल भारतीय संघ का मतलब होता है कि एक ऐसा संगठन बनाया जाएगा जिसके जो सदस्य होंगे वो देसी राज्य प्लस ब्रिटिश प्रांत और देसी राज्य के जो मेंबर होंगे, इन मेंबरों के माध्यम से, इन सदस्यों के माध्यम से एक ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया जाएगा, अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा, और इसी को बाद में जिम्मेदारी दिया जाएगा भारत में संविधान निर्माण की। ठीक है ना। तो कैबिनेट मिशन के तहत जब संविधान सभा का गठन किया गया था, तो इसी प्रोसेस के तहत क्या था कि आपका संविधान सभा का गठन हुआ था। तो अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किस अधिनियम के तहत आया था? तो करेंगे 1935 का अधिनियम के अंतर्गत। उसके बाद लोक सेवा आयोग का गठन।
ठीक है ना। लोक सेवा आयोग के गठन को इसका विस्तार करते हुए हमने देखा था कि 1919 के अधिनियम में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जिसको कहते हैं, उसमें आपको केंद्र में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था 1919 में, जबकि 1926 में ये फाइनली अस्तित्व में आया था। अब क्या किया गया कि राज्यों में एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग, जिसको हम लोग अभी वर्तमान में जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, ठीक है ना, ये सब के नाम से जानते हैं, और संयुक्त लोक सेवा आयोग, ठीक है। प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान इसमें किया गया या प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा जो क्या कहते हैं कि वहां के प्रशासनिक पदों के लिए नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया का आयोजन करेगी। और संयुक्त लोक सेवा आयोग का मतलब हो गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन होगा, उसी को संयुक्त लोक सेवा आयोग कहते हैं। प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन इसमें कर दिया गया। इस प्रावधान के अंतर्गत प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन का प्रावधान है। प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन का मतलब, हम लोग संविधान की अनुसूची आप लोग पढ़ते होंगे, तो 7वीं अनुसूची में आप लोगों ने देखा होगा कि प्रशासनिक विषयों को 3 पार्ट में, एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। तो प्रशासनिक विषयों को ये संघ, राज्य और समवर्ती सूची में विभाजित करके शक्तियों का बंटवारा किया गया कि कौन कौन विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, कौन विषय पर राज्य सरकार और कौन विषय पर दोनों सरकार कानून बनाएगी, ठीक है ना। तो यह जो समवर्ती सूची, संविधान की 7वीं अनुसूची में जो बातें थी, उन बातों को इस अधिनियम के अंतर्गत पहले ही रख दिया गया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से धीरे धीरे क्या था कि भारतीयों को प्रशासनिक विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार दिया जाने लगा। अवशिष्ट शक्तियां जो होती थी वो गवर्नर के पास छोड़ दी गई। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब होता है जिस पर ये कोई कानून नहीं बना सकता है, ठीक है ना। केवल गवर्नर कानून बना सकते हैं, जिसमें था वीटो पावर, ठीक है ना, वित्तीय शक्तियां, ये सब जो पावर था। उसके बाद अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये सारी जो शक्तियां थी ये अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत रख दिया गया और इसको गवर्नर के हाथ में छोड़ दिया गया। इस अधिनियम में अगला जो प्रावधान था, अल्पसंख्यकों को आरक्षण का प्रावधान दिया गया। जितने भी अल्पसंख्यक आते थे, चाहे दलित वर्ग के लोग हो, ठीक है ना, मुस्लिम वर्ग के लोग हो, सिख वर्ग के लोग हो, उनको आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये आरक्षण संबंधी जो मामला था ये इसी अधिनियम में रखा गया था। उसके बाद लास्ट जो प्रावधान है वो है बर्मा का अलगाव, ठीक है ना। बर्मा जो था वो भारत का अंग था, उसको भारत से अलग करके एक अलग क्या कहते हैं कि क्षेत्र का दर्जा दिया गया इस अधिनियम के द्वारा। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि ये सारे प्रावधान, लगभग 13 मुख्य प्रावधान है, ठीक है, जो परीक्षा में लगभग आपको क्या कहता है कि सभी पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो है आपका केंद्र में द्वैत शासन, प्रांत में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांत में द्वैत शासन को समाप्त करना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना करना, आरबीआई का गठन, संघीय न्यायालय का गठन, उसके बाद अखिल भारतीय संघ का गठन, ठीक है, और प्रत्यक्ष चुनाव। ये 4-5 पॉइंट अक्सर आते हैं परीक्षा में, बाकी कभी कभार पूछ दिया जाता है। तो इतनी सारी बातों को आप लोग याद रखेंगे और ये सेशन जो है इन्हीं मुद्दों के साथ में समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को बजा दें, ताकि अगला जो अधिनियम आएगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाएगा। वीडियो को धैर्यपूर्वक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।